नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आज बात करेंगे कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र की। दोनों का घोषणा पत्र आप देख चुके हैं। तो क्या आपको नज़र आया? आप निराश हुए? मैं तो बहुत निराश हुआ, मैं बहुत नाउम्मीद हुआ, ख़ास तौर से बीजेपी के घोषणा पत्र से। इसलिए क्योंकि 9 साल से बीजेपी की सरकार केंद्र में सत्ता में है, डबल इंजन की बात करते हैं। पिछले 4 साल से कर्नाटक में भी सत्ता में है, और फिर ऐसा घोषणा पत्र जिसमें विकास कहीं नहीं है, जिसमें न्यू इंडिया कहीं नहीं है, जिसमें एमर्जिंग इंडिया कहीं नहीं है, जिसमें एस्पिरेशनल इंडिया कहीं नहीं है, स्टार्टअप इंडिया कहीं नहीं है। कुल मिलाकर किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है, और कुल मिलाकर इसकी जगह रियायतें देने की बात कही गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री के भाषण हैं और दूसरी तरफ मुफ्त में राशन है, और अब तो मुफ्त का राशन प्रधानमंत्री के भाषण पर हावी होता जा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। कुल मिलाकर एक लाइन में बीजेपी के घोषणा पत्र को समझा जा सकता है: हिंदुत्व प्लस रेवड़ी। कांग्रेस का घोषणा पत्र भी एक लाइन में समझा जा सकता है: रेवड़ी प्लस रेवड़ी। चलिए, जो विपक्ष में है वो तो सत्ता में आने के लिए रेवड़ियां बांटने का वादा करेगा, लेकिन जो सत्ता में है वो कैसे रेवड़ियों की बात कर सकता है? क्योंकि फिर 5 साल वो क्या करता रहा? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि अब आपको अचानक याद आया कि बीपीएल के लोगों को आधा लीटर दूध, वो भी नंदनी का दिया जाना ज़रूरी है। तो 4 साल में आपने क्यों नहीं दिया? 5 किलो अन्न बीजेपी देगी, 10,000 रुपये या 15,000 रुपये की एफडी बीपीएल महिलाओं के नाम पर होगी, दलित और एसटी महिलाओं के नाम पर होगी। और इसके अलावा इसी तरह की कई सारी घोषणाओं का अंबार लगाया गया है। और साथ ही साथ में बीजेपी को लगा कि शायद रेवड़ियों से भी काम नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने हाईवे बना दिया, आपने वंदे भारत शुरू कर दी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कर दिया, जैसा कि बीजेपी बार बार वादा करती रही है, दावा करती रही है, तो फिर ये रेवड़ियां बांटे जाने की क्या ज़रूरत थी? इसका मतलब है कि आप हकीकत समझ रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि जनता महंगाई से, बेरोज़गारी से, भ्रष्टाचार से बुरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। जो ई दिना का सर्वे, एबीपी न्यूज़ का सर्वे, दूसरे कुछ और सर्वे, सीएसडीएस का सर्वे, वो भी यही बता रहा है कि 28% लोग बेरोज़गारी को मुद्दा मानते हैं, 25% महंगाई को मुद्दा मानते हैं, 51% मानते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 5 साल के मुकाबले। तो आप ये यकीन करने लगे हैं कि ये मुद्दे अब हावी हैं, ये मुद्दे अब जनता को ज़्यादा प्रभावित करेंगे, आपका भाषण शायद काम नहीं आएगा, तो राशन देना ज़रूरी हो जाएगा। इसके साथ-साथ अलग कुछ और कहानियाँ भी सामने आती हैं। फिर हिंदुत्व की बात, कोस्टल कर्नाटक 19 सीटें, पिछली बार बीजेपी ने 16 जीती थी, इस बार भी 13-14 मान के चला जा रहा है कि जीत जाएगी। सेंट्रल कर्नाटका, बेंगलुरु और आसपास का इलाका आता है, वहाँ पर भी बीजेपी को अच्छी बढ़त लेनी है, अगर बीजेपी को 100 पार जाना है तो। तो अब हिंदुत्व का तड़का लगाया जा रहा है। हिंदुत्व में भी यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड। भई आखिर बेरोज़गारी, महंगाई का समाधान यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड कैसे है? एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन फॉर सिटीज़न। तो एनआरसी की क्या ज़रूरत है? एनआरसी की तो बॉर्डर स्टेट में ज़रूरत रहती है, जहाँ पर दूसरे देशों से अवैध रूप से लोगों के आने की आशंका बनी रहती है, ताकि एनआरसी के नाम पर उन अवैध लोगों की पहचान की जाए और उनको वापस उनके देश भेजा जा सके, डिपोर्ट किया जा सके। लेकिन कर्नाटक में तो ऐसा कोई मसला है ही नहीं। असम में बीजेपी ने ज़रूर कहा था एनआरसी को लेकर, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, आगे आगे गया, और सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बीजेपी लेकर आई थी, लेकिन शाहीन बाग की महिलाओं ने वहाँ भी दाल नहीं गलने दी, और अब हालत ये है कि उसके नियम तक नहीं बने हैं, यानी वो कानून अमल में भी नहीं लाया गया है। कांग्रेस कह रही है गाय का गोबर खरीदेंगे 3 रुपये प्रति किलो की दर से, बीजेपी कह रही है गो हत्या प्रतिबंध कानून को और सख्त कर देंगे, धर्मांतरण विरोधी कानून को और ज़्यादा सख्त कर देंगे। एक धार्मिक सर्किट बन जाएगा, जहाँ जहाँ हलाल और टीपू सुल्तान और फिर हिजाब जैसे मामले उठते रहे हैं। एक खतरनाक बात यह है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में कह रही है कि मंदिर और मंदिर के आसपास के परिसर में जो
तीज त्योहार मेले होते हैं, इस दौरान जो दुकानें सजती हैं, तो वो प्रशासनिक अधिकार और क्या कुछ पावर मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी, यानी किसकी दुकान खुले किसकी दुकान नहीं खुले। यहाँ मुसलमानों की दुकान नहीं खुले, इसके लेकर कुछ धार्मिक संगठन, हिंदूवादी संगठन आवाज़ उठाते रहे हैं। तो ये एक खतरनाक खेल है। एक तरफ आप कहते हैं पसमानदा मुसलमानों को अपने पक्ष में लाना है, दूसरी तरफ मुसलमानों का 4% कोटा आप हटा देते हैं, 2% वोका लिग्गा को, 2% लिंगायतों को दे देते हैं, और मुसलमानों से कहते हैं कि साहब धार्मिक आधार पर मिल रहा था। भाई धार्मिक आधार पर कैसे मिल रहा था? वो तो ओबीसी के तहत 2B श्रेणी, एक अलग जो श्रेणी थी, उसके तहत मिल रहा था। और मैसूर स्टेट के समय से ये आरक्षण की व्यवस्था तब से की जाती रही है। कांग्रेस इसका तोड़ क्या लेकर आई है? कांग्रेस लाई है कि साहब हम आरक्षण की जो सीमा है 50% से बढ़ाकर 75% कर देंगे। तो कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी के आरक्षण का तोड़ ये हो सकता है, और साथ ही साथ जातीय गणना की बात नए सिरे से राहुल गांधी से लेकर तमाम दूसरे नेता करने लगे हैं। कांग्रेस ने कहा 10 किलो चावल देंगे बीपीएल फैमिली को, तो बीजेपी ने कहा 5 किलो चावल देंगे और आधा लीटर दूध दे देंगे रोज, बात बराबर हो जाएगी। कांग्रेस कह रही है साहब 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, 2000 रुपये हर परिवार में जो दलित महिलाएं हैं और बीपीएल की हैं उनके परिवार की जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में डाल देंगे। कांग्रेस कह रही है साहब जो स्नातक स्तर के लोग हैं 2 साल के लिए 3000 रुपया वजीफ़ा दे देंगे, वजीफ़ा या बेरोज़गारी भत्ता दे देंगे पहले 2 साल, और जो डिप्लोमाधारी हैं उनको 1500 रुपये दे देंगे। तो 2 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद क्या वो नौकरी लग जाएगी? दोनों घोषणा पत्र ये कहते हैं, कहीं नहीं बता रहे कि कर्नाटक में 5 साल बाद जनता किस हाल में होगी, 5 साल बाद किन स्थितियों में जी रही होगी। अच्छे स्कूल की बात कोई नहीं कर रहा, अच्छे अस्पतालों की बात कोई नहीं कर रहा, पोषण की बात नहीं कर रहा, स्वस्थ भोजन की बात कोई नहीं कर रहा। हर कोई रियायतें रियायतें, रेवड़ियाँ 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 देने की बात कर रहा है। तो ऐसे में फिर क्या होगा? और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि कर्नाटक जैसे राज्य में ये हाल है, जो पढ़ा लिखा समझदार थोड़ा समृद्ध राज्य है। देश में 4-5 राज्य समृद्ध राज्यों में कहलाते हैं, आप जानते हैं। उसमें एक गुजरात है, एक महाराष्ट्र है, एक तमिलनाडु है, कुछ हद तक कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से दिल्ली भी आता है, कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से हरियाणा भी आता है, गोवा भी आता है, छोटे राज्यों में। लेकिन कर्नाटक भी इसी में आता है। पर कैपिटा इनकम जो 10 साल का औसत जो लिया जाता है उसके हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान का 92,000 कुछ है, कर्नाटक का 1,64,000, 1.5 गुना ज़्यादा है। 4-5 राज्य और हैं जिसमें हरियाणा है, गोवा है, सिक्किम है, गुजरात है, जहाँ पर कैपिटा इनकम कर्नाटक से ज़्यादा है। लेकिन पर कैपिटा इनकम की जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक की रही है। कर्नाटक में बेरोज़गारी दर 3.2% है, राष्ट्रीय औसत इसका 4%, 4.1% के आसपास है, जो लेटेस्ट मार्च वाला जो आंकड़ा आया है उसके हिसाब से। इसी तरह बीपीएल की बात करें तो कर्नाटक में 21% आबादी बीपीएल है, हिंदुस्तान का एवरेज 22% का है। शहरी क्षेत्र में ज़रूर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा बीपीएल कर्नाटक में है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 24%, 25% राष्ट्रीय स्तर पर, यानी हर चौथा व्यक्ति बीपीएल में आता है। देश भर के हिसाब से देखा जाए तो कर्नाटक में भी हर चौथा ग्रामीण व्यक्ति बीपीएल में आता है। लेकिन एक्सपोर्ट का मामला है, निर्यात का मामला है, तो देश के 4 राज्यों के अंदर कर्नाटक की गिनती होती है। चौथा राज्य है महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के बाद। तो इतने सारे पैरामीटर्स पर कर्नाटक अच्छा कर रहा है। जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी है, जीएसडीपी जो कहलाता है, जिसका मैं आंकड़ा आपको बता दूं, प्रोडक्ट, वो भी कर्नाटक का देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके मुकाबले अच्छा है। और 2021-22 में ये 12 लाख करोड़ था, जो 13 लाख करोड़ रुपया हो गया। और उसके अगले साल इसमें रफ्तार की दर, इजाफे की दर 7.6% रही, जबकि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो 7% से के हिसाब से उसकी विकास दर रही। तो इन्फ्लेशन, महंगाई दर कर्नाटक में देश के मुकाबले में कम है। मार्च 2023 का लेटेस्ट आंकड़ा देखा जाए तो देश में 5.66% थी और कर्नाटक में 5.58% थी।
तो कहने का मतलब है कि दूसरे राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ऐसे जो काऊ बेल्ट के उत्तर भारत के राज्य हैं, उनकी तुलना में कर्नाटक बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह की रेवड़ियां बांटने के लिए दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को एक तरह से मजबूर होना पड़ रहा है, जिसमें फिर इस सच्चाई को जो बीजेपी ने पहचान लिया है, तो साथ ही साथ बीजेपी को ये भी समझ में आ गया है कि डबल इंजन का उनका जो सूत्र वाक्य था वो फेल हो गया है, कम से कम कर्नाटक में। अगर कर्नाटक में फेल हुआ है तो दूसरे राज्यों में किस रूप में और कैसे चल रहा होगा। एक और हैरानी की बात है कि बीजेपी ने मैनिफेस्टो में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख बेघर लोगों को और शहरी क्षेत्रों में 5 लाख बेघर लोगों को मकान दिया जाएगा। तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या ये लोग उस पात्रता की सूची में नहीं आते थे? 15 लाख लोग अगर आते थे तो घर क्यों नहीं दिया गया? अगर नहीं आते थे तो सूची में एक्सटेंड करके उनको शामिल क्यों नहीं किया गया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात होती है, लेकिन फिर आप चुनाव का वक्त आता है तो वही हिंदुत्व, वही रेवड़ी, और रेवड़ी के लिए अरविंद केजरीवाल को कोसना, रेवड़ी के लिए विपक्षी पार्टियों को कोसना, और रेवड़ी के लिए कांग्रेस पार्टी को खास तौर से कोसना कि कांग्रेस पर यकीन मत कीजिए, उनकी वारंटी खत्म हो गई तो उनकी गारंटी वो कैसे पूरी कर पाएंगे? तो आप कैसे पूरी कर पाएंगे? अशोक गहलोत ने सही सवाल उठाया कि 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देने की बात तो गोवा के लिए भी कही गई थी, यूपी में भी कही गई थी, वहां तो ये सब लागू नहीं हुआ, तो कर्नाटक में कैसे लागू हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बता ही चुका, दूसरी तमाम चीज़ों की मैं बातें आपके सामने रख ही चुका। तो अब मोटे तौर पर सवाल उठता है कि इतनी रेवड़ियां बांटने का वादा करने के बाद भी बीजेपी अगर कर्नाटक हार गई तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? तेलंगाना में क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या होगा? वहाँ किस तरह की रेवड़ियाँ बांटी जाएगी? और 2024 का लोकसभा चुनाव क्या फिर वही रेवड़ी बांटने में ही गुजर जाएगा? जो विकास है, आधारभूत ढांचे का विकसित होना है, बड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का वादा है, ये तमाम चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? इन तमाम चीज़ों से अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने की और आर्थिक रिफॉर्म्स करने की सूरत में बीजेपी बढ़ेगी, या फिर वो कानों को हाथ लगा लेगी कि नहीं, वही प्रो पुअर करना है, वही रेवड़ियाँ बांटनी है, और उससे भी भला नहीं होने वाला। कुछ समय के लिए आप लोगों का भला कर सकते हैं, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। आयरलैंड की एक कहावत है कि किसी आदमी की भूख आप कैसे शांत कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक तो आप मछली मारिए, मछली पकी पकाई मछली पकाइए और उस आदमी को दे दीजिए कि साहब ये मछली है, खा लीजिए, वो खा लेगा, उसकी भूख शांत हो जाएगी। एक उस आदमी को आप मछली मारने का कांटा दीजिए, मछली मारने की सारे उपकरण दीजिए, मछली मारने का स्टाइल बताइए, तकनीक बताइए, और उससे कहिए कि ले भई ये मुफ्त में ले और अब मछली मार। और 2 मछलियाँ मारना, एक मछली घर ले जाना और पकाकर खाना, और दूसरी मछली बेच देना। बाज़ार में नहीं बिके तो हमें सरकार को बेच देना, और उसके बदले में नमक, तेल और मिर्च और तमाम दूसरी चीज़ों की व्यवस्था कर लेना। तो यहाँ तरीका क्या अपनाया जा रहा है कि भूखे हैं तो जेब में एक-एक मछली डाल दो, क्योंकि उसमें कुछ आपकी जेब से कुछ जाता नहीं है। सरकारी धन है, इनकम टैक्स वालों का जो पैसा देते हैं इनकम टैक्स के तहत लोग, उसी का आप उपयोग कर लेते हैं। लेकिन मछली मारने का उपकरण देने में आपको बहुत रिसोर्स लगाने पड़ते हैं, दिमाग खपाना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। उस स्थिति में, उस पचड़े में शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी अब फंसना नहीं चाहती, इसलिए रेवड़ियाँ आसान समाधान हो गया है। फिर मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस जो कर रही है वो भी गलत कर रही है, लेकिन बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी के नाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों के नाते, उन्होंने जो विकास का पैमाना स्थापित कर रखा है, विश्व गुरु की भूमिका बना रखी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी ज़्यादा बुरा कर रही है, नरेंद्र मोदी ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कोर्स करेक्शन हो रहा है, हकीकत उनको समझ में आ गई है, और सत्ता वो किसी कीमत पर खोना नहीं देना चाहते। तो क्या सत्ता 5 किलो अनाज मुफ्त का और आधा लीटर दूध से चलेगी? बड़ा सवाल है।
चलिए शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको इसको जानकारी मिल जाए। विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है। विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम पर हूँ, और विजय विद्रोही पेज है मेरा फेसबुक पर। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।